मतलब क्या है, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब इन सेंटेंसेस। हमारी पार्ट 1 में ये इजी है क्योंकि हमने सिर्फ हर जगह पे मेन वर्ब ही को सही सेलेक्ट करना होता है। अलबत्ता करेक्शन ऑफ एरर्स में हमें बेस्ट यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यानी हर चीज़ को सीखना होता है। आर्टिकल्स को भी सीखना होता है, प्रेपोजिशन को भी सीखना होता है। सेकंड ईयर में ये थोड़ा डिफिकल्ट है, फर्स्ट ईयर में ये काफ़ी ईजी है। और वर्ब का ताल्लुक हमारे मेन टेंसेस में अगर देखें तो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब से होता है। अलबत्ता इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे टाइम बेस्ड क्लॉजेस हो सकती हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो हमने उनमें भी सीखना है कि वर्ब कैसा होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ सूटेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें भी हमें अपने सूटेबल वर्ब को रिकग्नाइज करना आना चाहिए। तो हमने फर्स्ट ईयर में इन्हीं चीज़ों को सीखना होता है। आपकी आसानी के लिए वैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉलेज के अंदर ज़्यादातर ये जो वर्ब करेक्शन एक्सरसाइजेज या पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, इनका सीक्वेंस वो यूज़ कर लिया जाता है जो कि लर्नर में होता है। लेकिन चूंकि अभी आप का डिसाइडेड ही नहीं होता अभी बच्चों का कि कौन सा कॉलेज है, कौन सी बुक्स हैं, तो देयरफॉर ना मैंने आपकी आसानी के लिए वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सेंटेंसेस को लिख के मैंने इधर रख लिया उनकी तमाम पॉसिबल ऑप्शंस के साथ, ताकि आप स्क्रीन से ही उसको पढ़ें। अलबत्ता लिखें अपने पास ज़रूर, हमेशा चीज़ों को लिख के अपने पास रखते हैं। जो आपके अपने नोट्स होते हैं उनको नोट्स कहते हैं, और जो आप दूसरों से एज इट इज़ लेते हैं वो सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है। तो नोट्स का वर्ड ही बेसिकली अपने माइंड में ना ज़रा क्लियर करके रखें। वर्ब करेक्शन एक्सरसाइज को देते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, और वो ये है कि आपकी सेकंड मॉरल स्टोरी जो आज के पोर्टल के लेक्चर पे है ना, दैट इज़ अबाउट 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ ऑर्नामेंट, यानी जिसको आप सिंपल अपनी हेल्पिंग बुक्स में पढ़ते हैं 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड, ये वो वाली है। इसका मतलब ये कि ग्रीड इज़ अ कर्स, वो स्टोरी। तो ये 2 स्टोरीज हैं जो आपके इस दफ़ा के इस वीक के प्लानर का हिस्सा थी। और ये जो एक्सरसाइज मैं करवाने लगी हूँ ना, ये आप ऑलरेडी कर चुके, लेकिन चूंकि आप लोगों में से बहुत सारी बेटियों को अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें कैसे चीज़ों को पिक करती हैं, कैसे इनको स्टडी करना है, तो मैं आपको एक स्टाइल बताना चाह रही थी। आज टाइम था तो मैंने सोचा अवेल ऑफ किया जाए। सो स्टार्ट करते हैं। यू कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट रेन। रेन मैंने लिखा इनवर्ट विद इन ब्रैकेट। इट मीन्स कि ये वो वर्ब है जिसको मैंने ढूंढना है राइट अपना। वेरी हार्ड, आपके पास सेंटेंस कौन सा है? ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये हमारे पास क्लॉजेस पर बेस करने वाला सेंटेंस है जिसको कनेक्ट करने वाला वर्ड क्या है? बिकॉज। बिकॉज का वर्ड जो है ये सम टाइम हमारे लेसन हमारी सेंटेंसेस के अंदर 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करते हुए उनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करते हैं। अब अपेरेंटली यहाँ पे क्या है? यू कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट रेन वेरी हार्ड। तो जब बिकॉज वाला सेंटेंस हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वर्ब कौन सा है? उसके लिए हमें बिकॉज का यूज़ पहले सीखना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रही हूँ। व्हेन वी यूज़ बिकॉज इन सेंटेंसेस, जब हम सेंटेंसेस में बिकॉज को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं, यानी हमें कॉज, बिकॉज है ही किससे? कॉज से, रीज़न से। तो हमें एक क्लॉज में किसी एक्शन की रीज़न मिल रही होती है और दूसरे में उसका रिजल्ट या इफेक्ट मिल रहा होता है। तो जब इस तरह का रिलेशन बन रहा हो, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, तो क्या होता है? इट विल टेक इंडेफिनिट टेंस इन रीजन क्लॉज। ये जो रीजन वाली क्लॉज होगी जिसमें कॉज बताई गई होगी, उसमें हमने इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है, एंड कॉन्टिन्यूस टेंस इन रिजल्ट क्लॉज। और जो दूसरी क्लॉज है जिसमें रिजल्ट या इफेक्ट होगा वो कॉन्टिन्यूस टेंस में होनी चाहिए। बट बोथ शुड बी रिलेटेड टू सेम टेंस, लेकिन इनका टेंस सेम रहना चाहिए, यानी प्रेजेंट और पास्ट। अगर आपकी रीजन क्लॉज, जैसे मैं पीछे सेंटेंस पे वापस जाती हूँ लेकिन उससे पहले आप इसको स्टडी कर लें। रीजन क्लॉज क्या है? कैन नॉट गो। कैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब हम प्रेजेंट टेंस पे हैं। अगर ये प्रेजेंट है ना, तो मुझे आगे इफेक्ट किस में चाहिए? एक तो मुझे चाहिए कि टेंस कॉन्टिन्यूस हो,
और दूसरा ये है कि अगर पहले में प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट रखेंगे, अगर पास्ट है तो पास्ट रखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब मैं बैक जा रही हूँ और अब आप इसमें गेस कर सकते हैं। यानी मुझे इट के बाद बिकॉज की वजह से कैन नॉट पहले आ चुका है, तो मैंने अगली ऑप्शंस में से प्रेजेंट को लेना है, और प्रेजेंट में से भी किसको लेना है? जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो। तो मेरी फर्स्ट जो है ना ऑप्शन ये एलिमिनेट हो रही है, रेन नहीं आ सकता, वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि इट के साथ या तो रेन्स आता एस वाला, इसलिए ये तो हमारी क्या हो गई, कट ऑफ हो गई, हमें पता चल गया ये हमारी राइट ऑप्शन नहीं। हैज़ रेन्ड भी नहीं आना, क्योंकि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है जिसमें रीज़न और इफेक्ट एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उसमें आप कॉन्टिन्यूस की तरफ जाएंगे, परफेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि परफेक्ट तो कंप्लीशन है, जब एक एक्शन कंप्लीट होकर दूसरा स्टार्ट हो तो वो एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे, जबकि बिकॉज के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हमने इंटरप्शन पढ़नी है, इसलिए हमारी सेकंड ऑप्शन भी ड्रॉप हो गई। थर्ड है जी इज रेनिंग, इसको लॉक करने से पहले हमें अपनी फोर्थ पे भी जाना पड़ेगा, रेंड। रेंड मेरे पास बिल्कुल माइनस हो रही है बड़ी आसानी से, क्योंकि मेरे बिकॉज वाले सेंटेंस की फर्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस था, तो आगे मुझे पास्ट नहीं लेना था। अलबत्ता अगर ये कड नॉट गो होता तो आप यकीनन वज रेनिंग वाली ऑप्शन पे होते। इसलिए अब मेरे पास लॉक करने वाला राइट आंसर क्या है? सी, इज रेनिंग। क्या आप बच्चों को मेरी बात समझ में आई है? ओके, अब चलते हैं सेकेंड वाले पॉइंट की तरफ। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हेन दे, उसके बाद मेरा वर्ब जो मैंने इसमें से सिलेक्ट करना है वो क्या है? कम टू सी मी। ये पॉइंट आया। अब मेरे पास जो क्लॉज है ना वो चेंज हो गई, पहले बिकॉज वाली थी, अब व्हेन वाली आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम टाइम बेस्ड क्लॉजेस पे हैं। जब आप टाइम बेस्ड क्लॉजेस पर होते हैं तो आपको उसकी टाइप्स और उसका यूज़ पता होना चाहिए, तभी आप बता सकेंगे ना कि आई वॉज रीडिंग। अगर व्हेन से पहले वाली क्लॉज में पास्ट कॉन्टिन्यूस आया है तो आगे क्या आना चाहिए? उसके लिए हमें इस वाइल, व्हेन और एज के यूज़ को लर्न करना पड़ेगा। तो अभी उसकी तरफ चलते हैं। यूज़ ऑफ वाइल, व्हेन और एज इन सेंटेंसेस, ये कब होता है? वाइल, व्हेन और एज आर रिलेटेड टू टाइम बेस्ड क्लॉजेस। ये टाइम बेस्ड क्लॉजेस का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी एक क्लॉज वाइल, व्हेन और एज से स्टार्ट होती है। इस तरह की क्लॉजेस को आप तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से डील कर सकते हैं। यानी इसकी आप समझ लें, सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसकी 3 टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन क्या है जी? बैकग्राउंड एक्शन। नंबर 2 पे है साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शन। नंबर 3 पे है साइमल्टेनियस लॉन्ग एक्शन। अब मेरा सेंटेंस जो है ना वो बैकग्राउंड एक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड की डिटेल यहाँ पे बतानी है, और फिर आगे जाके जब साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शन आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, जब लॉन्ग आएगा उसको, क्योंकि एक एक करके करूँगी ना तो आपके लिए लर्न करना आसान होगा। अगर मैं एक ही वक्त में सारी चीज़ें समझाऊंगी तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होती है। टाइम बेस्ड क्लॉजेस हमारे वर्ब करेक्शन एक्सरसाइजेस का समझ लें 40% कवर करती हैं। यानी आपकी 90 प्लस एक्सरसाइजेस हैं ये, लेकिन उनमें 40% सेंटेंसेस वो होंगे जो वाइल, व्हेन और एज से रिलेटेड होंगे। और आपके पेपर में जब ये 5 सेंटेंसेस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में, तो उनमें से एक आध सेंटेंस लाजमी वाइल, व्हेन और एज का होता है। तो अभी हम हैं बैकग्राउंड एक्शन पे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैकग्राउंड एक्शन है कि नहीं है, या सेकंड हम टाइप में, या थर्ड है? वो हमारा सेंटेंस बताएगा। पहले आप ये समझ लें कि बैकग्राउंड में होता क्या है, फिर आप बैक जाके अपने सेंटेंस को पढ़ेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि देखें हमें क्लू मिल रहा है कि ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड एक्शन इंडिकेट्स दैट सेकेंड एक्शन इंटरप्ट्स द फर्स्ट वन। एक काम हो रहा होता है, दूसरा बीच में शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समटाइम ऐसा हुआ आप स्कूल लेवल पे आप क्लास ले रहे थे, टीचर आपको पढ़ा रहा था, द टीचर वॉज अटेंडिंग लेक्चर व्हेन सम अदर टीचर और फ्रेंड केम इन द क्लास। कोई और टीचर कभी आया आपकी क्लास में कोई अनाउंसमेंट करने के लिए? कभी आपके प्रिंसिपल आ सकते हैं क्लास के अंदर। तो उसमें क्या होता है, एक एक्शन कॉन्टिन्यूस था,
यानी आपका टीचर जो है वो पढ़ा रहा था, वो कंटिन्यूटी थी एक्शन की। जो बाहर से कोई और पर्सन बीच में आएगा तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा ना फर्स्ट एक्शन को। सेकंड एक्शन जो है वो फर्स्ट को इंटरप्ट करता है, उसको हम कहते हैं कि एक एक्शन बैकग्राउंड में चला जाएगा और दूसरा फ्रंट पे आ जाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए सेंटेंस में तो हमें क्या करना है, हमने ये देखना है कि जो गिवन एक टेंस, चूंकि ये डबल क्लॉज होगी ना, एक टेंस हमें दिया गया होगा, दूसरा हमने तलाश करना है। तो जो तलाश करना है ना उसके लिए हम पहले गिवन को देखेंगे। अगर एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो तो आपने अगली क्लॉज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लेना। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को लेंगे। अब मैं चलती हूँ आपके सेंटेंस पे बैक, देखते हैं। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल वेन दे डैश टू सी मी। जब वो मुझे देखने आए तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। अब देखें, जो रीडिंग करने वाला पर्सन है वो और जिस पर सेकंड एक्शन है वो दोनों सेम है, इसका मतलब है इंटरप्शन होगी। अगर इंटरप्शन है तो मुझे ये गिवन मेरा टेंस क्या है, वाज रीडिंग। अगर मेरे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस मौजूद हो तो मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ दूसरी ऑप्शन कौन सी लेनी है, पास्ट इंडेफिनेट लेना है। क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर्स आपको सारे अपने पास लिख के रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। अब आपको इसमें से ढूंढना निस्बतन आसान होगा, ठीक है। मेरे ख्याल है थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं जी। अब आप देखिएगा, हमारे पास पॉइंट है जी वर्क कमिंग। वर्क कमिंग नहीं आ सकता क्योंकि एक दफ़ा कॉन्टिन्यूस आ गया, दूसरी दफ़ा आप पास्ट कॉन्टिन्यूस पे नहीं जाएंगे, एलिमिनेट हुआ। उसके बाद मुझे चाहिए क्या था, सेकंड में पास्ट इंडेफिनेट। बी ऑप्शन मेरी पास्ट इंडेफिनेट है, मेरा स्ट्रक्चर इसी की डिमांड कर रहा है, ये मेरे पास लॉक करने वाली ऑप्शन है। फिर भी मैं थर्ड पे जाऊंगी, फोर्थ पे जाऊंगी, क्योंकि आप सारे बच्चों ने ये जहन में रखना है कि ये हर चीज़ रट्टा लगाने वाली नहीं होती। हमने ये देखना होता है कि गेस करना होता है कि कौन सी वही राइट ऑप्शन है। आपको सम टाइम नहीं याद हो तो आपने सारी ऑप्शंस को देखना है। कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए ये एलिमिनेट हो रही। इसके बाद मेरे पास पॉइंट आ रहा है जी हैड कम। हैड कम हम सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस को तब लेते हैं जब फर्स्ट में पास्ट इंडेफिनिट आ रहा हो। आप पता है पास्ट परफेक्ट हमारा जो टेंस होता है उसमें डबल क्लॉज होती है, एक पास्ट परफेक्ट होता है दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होता है, मगर पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट कॉन्टिन्यूस से कभी नहीं होता। सो देयरफॉर मेरी राइट ऑप्शन इस वक्त बी है। तो बी तक पहुंचना मुझे कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि जब मुझे ये पता अब इस तरह के सेंटेंस में आपने करना क्या होता है कि अपनी, अगर आपके पास ग्रामर मौजूद है उसके आगे इसके लिख के रख लें बैकग्राउंड एक्शन, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख के रख लें इंटरप्ट। बैकग्राउंड एक्शन इंटरप्ट करते हैं, इसमें एक कॉन्टिन्यूस होता है और एक इंडेफिनिट होता है। अलबत्ता अगर एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिलेक्ट कर लें, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो राइट ऑप्शन पास्ट इंडेफिनिट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पे चलती हूँ। दिस बुक डैश, पब्लिश का वर्ड है हमारे पास, 2 years ago। अब आगे मेरी ऑप्शंस आ रही हैं। तो इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे एक और चीज़ सीखनी पड़ेगी, और वो क्या चीज़ है कि कभी कभी हमारे सेंटेंसेस में ना कुछ सिग्नल वर्ड होते हैं, क्लू वर्ड होते हैं। वो क्लू वर्ड्स हमें हिंट देते हैं कि हमें कौन सा टेंस सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस के अंदर वर्ड आ रहा है जी अगो। अगो का वर्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे कौन सा टेंस यूज करना है। आप पहले इसको देखिएगा, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्लू है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है कि समटाइम्स देयर आर सर्टेन क्लू वर्ड्स इन सेंटेंसेस दैट हेल्प अस टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड टेंस। हमें पता चल जाता है, उन वर्ड्स को देखते ही पता चल जाता है कि हमारा रिक्वायर्ड टेंस कौन सा है। ये पास्ट के भी हो सकते हैं, ये प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, ये फ्यूचर के भी हो सकते हैं। और अभी हम पास्ट पे थे इसलिए, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस डिमांड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द वेरी फर्स्ट इज अगो, जो आपका मैंने उधर हाईलाइट करना चाहा। अगर अगो की जगह वर्ड आ जाए देन, या फिर मेरे सेंटेंस में आ जाए एट दैट टाइम, या फिर वर्ड आ जाए येस्टरडे, लास्ट के साथ आ जाए लास्ट नाइट,
लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग, लास्ट सेंचुरी, या फिर डायरेक्ट आ जाए इन प्रेपोजिशन के साथ ईयर मेंशन हो, इन टू 2020। जब आप इस तरह के स्ट्रक्चर को अपने सेंटेंसेस में पाएं तो आपको हिंट मिलता है कि आप किसी और टेंस को सोचें ही नहीं, डायरेक्टली पास्ट इंडेफिनिट वाली ऑप्शन पे चले जाएं। इसके साथ साथ एट प्रपोजिशन के साथ अगर कोई ओकेजन मेंशन हो, ईद हो गया या क्रिसमस हो गया, तो आपको डायरेक्ट हिंट मिल रहा है कि आप यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। देन दिस मॉर्निंग का वर्ड भी अगर हमारे सेंटेंस में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पास्ट इंडेफिनिट को रिलेट करता है, क्लिक करता है। जब हम इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में पढ़ें तो सबसे पहला ख्याल ये आना चाहिए कि इस वक्त मेरी ऑप्शन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। अलबत्ता पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है हमारे सेंटेंस की वॉइस दो तरह की हो सकती है, एक्टिव वॉइस भी होती है और पैसिव वॉइस भी होती है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि आप वज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पे चले जाएं। तो अब ये दोनों चीज़ें असल में पास्ट इंडेफिनिट है। एक अपनी सिर्फ अपनी इनकी वॉइस चेंज है। और अब अगर मैं आपके सेंटेंस पे जाऊं तो अब आप देखिएगा, अगो का वर्ड था, मुझे पता चल गया मुझे पास्ट लेना है, लेकिन मुझे अपना सेंटेंस देखना है। दिस बुक, बुक ऑटोमेटिकली पब्लिश नहीं हो सकती है। ये अगर कोई पर्सन होता ना, आई पब्लिश्ड माई बुक 2 years ago, तो पब्लिश सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता। लेकिन बुक तो नहीं है क्योंकि मैं तो पब्लिश करा सकती हूँ मगर बुक इटसेल्फ खुद को पब्लिश नहीं करवा सकती। इसका मतलब है मेरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मुझे अगो की वजह से पास्ट इंडेफिनिट सेलेक्ट करते वक्त वज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है, जो मेरी बी ऑप्शन पे है। बाकी मैं नहीं बोल रही क्योंकि इस वक्त मेरे लेक्चर का टाइम ख़त्म हो चुका है, इसलिए बाकी आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा, आपको आसानी से पता चलेगा कि आप अपनी राइट ऑप्शन तक कैसे पहुंच रहे हैं। अब अगले लेक्चर में भी ईद के बाद इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे, क्योंकि आपके लेक्चर्स कल और परसों ज़रूर हैं लेकिन इंग्लिश का लेक्चर नहीं होता है, सो इन दैट केस अब हमारी दोबारा मुलाकात इंशाल्लाह 1 जैन को होगी। उस दिन मैं आपको ये वर्क करेक्शन एक्सरसाइजेस ही आगे लेकर चलूँगी ताकि जो भी उस दिन लेक्चर पोर्टल पे उसको हम उससे अगले दिन स्टार्ट करें, और वो लेक्चर होगा आपके नॉवल हीट लाइटनिंग के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच क्लास, आपके टाइम का और आपकी एफ़र्ट्स का जो आप पुट करते हैं मेरे लेक्चर को लेने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।